अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। आजकल जिसे भी देखिए हुकूमत को जाहिर है अपने निशाने पे रखा हुआ है। कोई कह रहा है कि पैका एक्ट क्यों ले आए, कोई कह रहा है ये जजेस की तकर्रुरियाँ जो हैं वो अपनी मनपसंद की जा रही हैं। कोई कह रहा है जनाब कि वकला बरादरी को और या हमारी जुडिशरी को बड़ा ख़तरा हो गया है। उसके अलावा आपको पता है कि PTI जो है वो फरवरी 8 तारीख को स्वाबी में एक जलसा करने जा रही है। अब इस जलसे के बाद जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन देखने की बात है। GDA को उन्होंने कन्विंस कर लिया है, कौम परस्त जमातों को कन्विंस कर लिया है। GDA सिंध में फरवरी 8 को ही वहाँ पर भी धरना देगी या जलसा करेगी। उसके अलावा सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी फरवरी 10 को, और फरवरी 10 को ही उम्मीद है कि जो लॉयर्स हैं, जो एक पूरा लॉयर्स का फोरम है, जो लाइक माइंडेड हैं, जो इन जजेस की तकर्रुरियाँ जो हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफरेंट प्रोविंसेस से, उसके खिलाफ है, वो 10 को ही सामने आएंगे, क्योंकि जुडिशल कमीशन भी उसी दिन बैठेगा। और ये ऐन मुमकिन है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो डिमोट हो जाएं। और बात हो रही है डिमोशन और प्रमोशन की, तो प्रमोशन इस सेंस में हो गई है कि डिमोशन गौहर खान साहब की भी हो गई है और डिमोशन मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब की भी हो गई है, क्योंकि प्रमोशन इमरान खान साहब बानी PTI ने मामलात को खुद जो है आड़े हाथों लेने का फैसला कर लिया है। और इमरान खान साहब ने आज एक लंबा ख़त लिखा है जिसके कुछ 6 नुकात हैं। अगर हम बात करें क्विकली उनके ऊपर, तो 26वीं तरमीम जो है वो आइनी नहीं है, वो आइन के मुतसादिम है। फिर पैका एक्ट जो है वो सहाफ़त का गला घोंटना है, उसको एक क्राइम बनाना है। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल पर बात की गई है। फिर अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जो है वो भी ज़ेर गौर लाया गया है, और ये भी कहा है कि मईशत नहीं चला पा रही है हुकूमत, और जो ये बार बार PTI के कारकुनान को उठाना, उन पर पर्चे कटाना, उनको गायब कर देना, इन तमाम चीज़ों की वजह से एक खलीज है जो कौम और या आवाम और फ़ौज के दरमियान क्रिएट हो रही है। तो इसको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है। बात हो रही है फ़ौज की, तो हमें पता है कि कलात में 2 रोज़ कबल जिस तरह से कल देखा हमने कि खुद को शमला आवर जो थे वहाँ पर आए, उसके बाद 23 खवारिज को जहन्नुम रसीद किया गया और 18 FC के एहलकारों ने जहां में शहादत नोश की। आज जो शहबाज शरीफ साहब का वैसे हक तो ये बनता था कि वो बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान वो गए हैं, लेकिन कोई नेशनल एक्शन प्लान, कोई कमेटी किसी चीज़ का जिक्र करते, कोई पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेते, कोई बार बार उन्होंने कहा सियासत होती रहेगी लेकिन ये हमें दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए आपको ज़रूरत है ऑफकोर्स एक यूनिफॉर्मिटी की, जो एक इत्तेहाद की जो आएगा आपके पार्लियामेंट से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान को चूज किया अपनी बात कहने के लिए। क्या कहा, सुनिए। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। जी, और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र्स भी बता देते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनका ट्रांसफ़र किया गया, जिसके ऊपर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने चट मंगनी पट ब्याह के मामले की तरह साइन कर दिया। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन दायर कर दिया गया है। आज से जरदारी साहब बहुत जल्दी में चीज़ें साइन कर देते हैं, बगैर सोचे समझे शायद, या सोच समझ के ही करते होंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो गए हैं एज सीनियर प्यूनी जज। अब याद रहे, सीनियर प्यूनी जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, उनको डिमोट कर दिया गया है। उसके अलावा सिंध से जो सिंध हाई कोर्ट से जिन शख्सियत को, जस्टिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, उनका नाम है खादिम हुसैन साहब, खादिम हुसैन सुमरो साहब। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। और बात ये हो रही थी, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज ये भी कहा कि ये मामला मेरे सामने ही अपील में आएगा, जब इसको करेंगे तो हम इस पर बात कर लेंगे और मैं इनको जवाब दे दूंगा। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरती है और हुस्न है कि मैं अलग अलग
ज़बानें बोलने वालों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आया हूँ। तो वो हिंद को भी रह गई, कहीं कहीं अरबी भी रह गई, कुछ यहाँ वहाँ से भी उठा लेते मेरा ख्याल है। लेकिन ये भी याद रहे कि सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब जो हैं वो 15वें नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट में जज हैं और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रमोट हुए हैं एज सीनियर प्योनी जज। और ये भी एन तो मुतवक्के है कि जब 10 तारीख को जुडिशल कमीशन बैठेगा वो 8 जजेस की तकर्री करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बढ़ाने के लिए, तो उस दिन कुछ प्रमोशन डिमोशंस और भी हो सकती हैं। हो सकता है यही चीफ जस्टिस बन जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो 5 जजेस ने बहुत एतराज़ किया, उन बाबर सत्तार साहब शामिल हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब शामिल हैं, लेकिन उस बात पे नहीं जाते हैं तो इस बात पे जाते हैं कि एक बहुत ही अजीब बात हुई है। वो अजीब बात यह है कि उन्होंने कहा कि इनको हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों जजेस जिनको हफ्ते को जिनकी नोटिफिकेशन जारी होती है, इतवार को जिनके लिए दफ्तर खोले जाते हैं, जिनके नेम कार्ड लगाए जाते हैं, स्टाफ को बुलाया जाता है, लेकिन आज पीर है, मुकम्मल हड़ताल रही, कोई भी केस अपना लेकर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इन जो 3 जज साहिबान हैं, जो 3 जस्टिस हैं, इनको हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो सिंध में, बलूचिस्तान में और लाहौर में जो हलफ ले लिया है वो ठीक है। लेकिन ये बात याद रहे कि जब आप हलफ लेते हैं तो आप कोर्ट के साथ अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जस्टिस फला फला ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये एक गैर ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये हलफ को इम्पोर्टेंट हलफ है और इम्पोर्टेंसी देनी चाहिए। खैर ये एतराज़ तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PMLN के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, शायद वो कोई कामयाब टर्न ले गए हैं, क्योंकि आज अयाज सादिक साहब के घर पर मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी की कमेटी की, और उसमें ये कहा गया है कि अयाज सादिक साहब तो आपके ज़्यादा दोस्त हैं, अगर हमने कोई भूल चूक कर भी दी तो वो आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। तो अयाज सादिक साहब पर तकिया सभी को है, लेकिन अयाज सादिक साहब के हाथ में क्या है ये देखना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी आपको बता दें कि क्योंकि ये तो कोई प्रोटोकॉल नहीं कि ख़त का जवाब चीफ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन चीफ क्या वो ख़त पढ़ेंगे और उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा ISPR से वो देखना बाकी है। और इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आज ज़राई इनकम टैक्स मंजूर किया गया है सिंध में, और ये पहले याद रहे पंजाब में मंजूर हुआ था, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में मंजूर हुआ था। सिंध इस पर थोड़ा हिचकिचा रहा था, वो चाह रहा था कि इस पर कुछ अमेंडमेंट्स हों, लेकिन उनको कहा गया कि अगर आपने ये ना किया तो हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। बलूचिस्तान के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उसको अब वोटिंग के लिए सेशन होगा और उसमें वो भी मंजूर कर लिया जाएगा। तो अब हम IMF के बहुत जाहिर है कि उनका बहुत जो हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही थी डिफ़ॉल्ट की, वो अब नहीं लटक रही। वो आजकल अब ज़राई जो आमदन कमाने वाले हैं, जो हारी हैं, उनके ऊपर वो तलवार लटक रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे पास आज एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है, क्योंकि हम पैका एक्ट की बात भी कर रहे हैं। फोर्सेस ज्वाइन हो रही हैं 8 तारीख 10 तारीख, अगर ये तमाम फोर्सेस जमा हो जाती हैं तो हुकूमत की तरफ टाइम हो सकता है, क्योंकि PTI को खैर मीनार पाकिस्तान की इजाज़त मिले ना मिले, वो अगर फोर्सेस ज्वाइन कर लेता है तो वो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के मामले में सामने आएगा। सिविल सोसाइटी, ब्रदरी, लॉयर्स और डिफरेंट फोरम से, जिस तरह से लॉयर्स होंगे, कॉम्परस जमातें होंगी, GDA भी साथ देगी। तो 8 और 10 को जो होने जा रहा है उससे हुकूमत क्या टस से मस होगी या नहीं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बैरिस्टर भी हैं। जहांगीर जदून साहब ऑफ कोर्स एडवोकेट हाई कोर्ट रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बहुत शुक्रिया आपका जदून साहब। और आसिफ बशीर चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं PFUJ फ्रंट इस्लामाबाद के, बहुत शुक्रिया आप तमाम शख्सियात का। शुरू कर लेते हैं घुमरो साहब आपसे कि ये ज़राई टैक्स के हवाले से आज जो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमें एक बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है और हमें कहा गया है कि अगर हमने ये नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। आप समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है आपने आज पाकिस्तान को? बिल्कुल, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है। और शुरू में जो कंसर्न्स थे कि IMF के साथ एग्रीमेंट भी नहीं होगा, जो इकनॉमिक के मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे, वो सारे स्टेबल हो गए हैं, इन्फ्लेशन कम हो गया है। तो पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स वो पॉजिटिव हैं। और IMF के साथ में IMF की इस महीने जो है वो टीम भी आ रही है, तो मेरे ख्याल में इकनॉमी स्टेबल हो गई है। इस वजह से जो है वो पॉलिटिक्स को अभी स्टेबल होना है।
ठीक है, लेकिन सर इस पूरे मामले में जदून साहब ये आप देख रहे हैं कि जो ये हुकूमत कुछ कर रही है, क्योंकि जैसे लग रहा है जैसे हुकूमत को अब परवाह नहीं है, क्या वो क्रिटिकल हो, क्रिटिसाइज हो, कोई उस पर क्रिटिक करे, कोई उसको गलत कहे। पैका एक्ट में भी कहते हैं आपके पास इससे बेहतर तजावीज़ हैं तो हम हमारे सामने ले आए। लेकिन ये जो तकर्रुरियां हुई हैं आज जज साहिबान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस पर जाहिर एक बैकलैश आया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? और सीनियर प्यूनी जज जिसको चीफ जस्टिस बनना है उसको आप डिमोट कर देते हैं और लाहौर से उठा के किसी को 15वें नंबर पे आप उसको सीनियर प्यूनी जज बना देते हैं, तो ये अपनी मनपसंद जजेस को लगाने की ही बात है या हम गलत समझ रहे हैं? ये आइन के आर्टिकल 200 में ये पावर तो है सर। मैं एक मिनट आपके पास के, अच्छा मैं आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ सर। आजकल प्रेसिडेंट साहब ऐसे भी चेक मंगनी पर बिलीव करता है। ठीक है, आपके गुमरू साहब कंटिन्यू करें। हाँ, आर्टिकल 200 बिल्कुल कहता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये आइन के आर्टिकल 200 में ये प्रेसिडेंट को पावर है कि वो किसी हाई कोर्ट के दूसरी हाई कोर्ट के जज की कंसेंट से और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जहां जज जाएगा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हुए वो किसी हाई कोर्ट में किसी जज को ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बना था तो उसका ये है कि वो फेडरल टेरिटरी की कोर्ट है और उसमें सूबों की नुमाइंदगी होगी, लेकिन तदरीज वो नुमाइंदगी जैसे सुप्रीम कोर्ट में कम थी तो हाई कोर्ट में भी वो नुमाइंदगी नहीं रही और दूसरे सूबों से जजेस को जो है वो नहीं लाया गया या अपॉइंट नहीं किया गया, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन का इशू आ रहा था। और इस वजह से ही प्रेसिडेंट ने ये जो है वो स्टेप लिया है कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है वो चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन से बननी चाहिए और उसमें सिंध और बलूचिस्तान के जजेस नहीं हैं। 2 जजेस वहाँ से आए हैं, एक पंजाब से आए हैं और इसमें अभी जो है वो ये जजेस की तादाद मेरे ख्याल में पूरी हो गई है जी। तो 3 आए ना सर, एक सिंध से, एक बलूचिस्तान से और एक लाहौर से। 3 आए सर। नहीं, 3 आ गए हैं, एक सिंध से आया है, एक बलूचिस्तान से आया है और एक लाहौर से आया है। बिल्कुल। तो ये इसका जब आइन में प्रोविजन मौजूद है तो आइन में ये प्रोविजन इस्तेमाल कम हुआ है। इस वजह से बड़ा अजीब लगता है कि एक जज से दूसरी हाई कोर्ट में जज जा रहा है और वो अपनी कंसेंट से जा रहे हैं। जब तक कोई जज कंसेंट नहीं देगा वो जा नहीं सकता। तो ये प्रोविजन क्योंकि माजी में इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इस वजह से लोगों को आड़ लग रहा है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जज कैसे जा सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे कि फेडरल टेरिटरी का कोर्ट है और उसमें जो है वो आर्टिकल 200 में ये भी कहा गया आर्टिकल 200 में कि आपको हलफ जहां आपने ले लिया बस वही ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको हलफ लेने की जरूरत नहीं है जहां पर अपोजिशन है। ये भी आर्टिकल 200 में लिखा है? नहीं, इस्लामाबाद हाई यही लिखा है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर किया जा सकता है जज की कंसेंट से और उस हाई कोर्ट और जहां जज जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन। चले सर, कम से कम आपने इतनी इजाजत दी है कि हमें ऑड लगने की इजाजत है। हमें ऑड लग रहा है क्योंकि ये कभी हुआ नहीं है। वैसे तो प्रोविजन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हैं आइन में, उनको सबको इस्तेमाल करके देख लीजिए अपने हस्बे ख्वाहिश। मगर मैं जदून साहब, आप इस मामले पर जरा गहरी नजर रखते हैं, जरा समझा देंगे हमें कि ये ऑड क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि ये प्रोविजन तो है मौजूद आइन में। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जब से 26th अमेंडमेंट हुई है तो हम तो हर चैनल पे हर वक्त यही कह रहे थे कि इसने 26th अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक जो उसका ढांचा था, स्ट्रक्चर था, उसको चेंज कर दिया है और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थोड़ी बहुत थी उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली खत्म कर दिया है। अब आप देखें ना, एग्जीक्यूटिव के पास जितनी पावर आ गई है, आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी मर्जी के बगैर कोई जज अपॉइंट होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी मर्जी के बगैर कोई जज इधर से उधर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो है इसके ताने बाने यही मिलते हैं कि जितनी पावर जो एक अदारा रह गया था उसको भी आलमोस्ट जो है मफलूज कर दिया गया है। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी इसने अदलिया की आज़ादी भी बड़ी कदर, उसकी सामने एग्जाम्पल देख लें आप। अब उसकी एग्जाम्पल ये है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने खत लिखा, तो उसके बाद पहला जो खत लिखा था जिस वक्त काजी फैसल साहब थे, उसके बाद एक टसल चल पड़ी कि इन जजों को किसी न किसी सूरत में यहाँ से आगे पीछे करना है, निकालना है। तो उसकी सूरत में पहले उन्होंने ट्रांसफर की प्रोविजन डालने की कोशिश की, लेकिन फिर वो जब ना हुई तो इस आर्टिकल को, ये आर्टिकल आज तो नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऑड इसलिए लगता है कि इसकी टाइमिंग देखें, ये ऑड इसलिए लगता है कि इसकी रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर पुटिंग। अब इस्लामाबाद ये कहते हैं जी सारे सूबों से, सारे सूबों के ऑलरेडी जज पहले मौजूद है, सिंध का भी मौजूद है, बलूचिस्तान का भी मौजूद है, केपी का भी मौजूद है, अपना पंजाब का भी मौजूद है। तो
10 दिन पहले एलिवेशन होती है तो उस वक्त आपने सीटें खाली क्यों रखी? उस वक्त आप सारे सूबों से कर लेते। ये इंटेंशनली देखें, इसमें इंटेंशन बहुत इनकी मैला फिडी है कि आपने चीफ जस्टिस जो आमर फारूक है उसकी जगह एक अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेके आना है और 15 नंबर को आके आपने दूसरे नंबर पे बिठा के उसकी सिनेरियो से आपने चट मंगनी पट गया। तो मतलब एक दिन नोटिफिकेशन होता है, गजेट होता है, उसी वक्त कॉल निकल रही है, उसी वक्त बेंचेस बन रहे हैं। इस एक देखा ना, एक ग्रेड 5 एक पीएन को एक जगह एक सूबे से दूसरी जगह ट्रांसफर करें तो कितना टाइम लगता है और कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप जो है वो एक दिन में आपने सब कुछ बना दिया, अपना साथ केस भी लग गए। ये तो फरिश्तों का काम है, बाकी तो कोई बंदा कर नहीं सकता इतना जल्दी। तो अगर इतना जल्दी पाकिस्तान तो आज हम कितनी तरक्की की मंजिलें तय कर चुके होते हैं। इतनी जुडिशरी हमारी इफेक्टिव होती है, जिस तरह कल इन्होंने काम किया है तो आज हम तकरीबन दुनिया के अंदर 5वें या 10वें नंबर पे होते हैं। आज हम 130वें नंबर पे है। तो जो थोड़ी बहुत जुडिशरी की आजादी थी उसको भी इन्होंने सल्ब कर लिया है। जदूर साहब, एक और सवाल आपसे मुझे पूछना है, वो 10 तारीख को जो वकीला बिरादरी निकलेगी डिफरेंट फोरम्स पे अपना एहतजाज प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर कराएगी, लेकिन उस 10 तारीख का मकसद इसलिए भी है क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास भी उसी दिन है जिसमें 8 जजेस की तकर्री होनी है सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो मैं कह रही हूँ कि इस हवाले से भी आपको लगता है कि यहाँ पे भी रद्द-बदल होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? उसमें ये भी डिस्कशन सामने आ सकती है कि जस्टिस आमिर फारूक को डिमोट कर दें और जस्टिस सरफराज साहब को ऊपर ले जाएं? क्या ये भी मुमकिन है? मुमकिन आप सर देखें, बात ऐसी चीजें होती है जो आपको अगर आप प्रिडिक्शन सही कर लेंगे ये काम होगा तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है कि अगर आपके एक केस का आपको फैसले का पता हो कि ये होना है, या कोई आके आपको टीवी पे बता दीजिए ये वाला एग्जैक्टली फैसला आएगा, तो इसका मतलब है उसको पता है पीछे से कोई और चैनल चल रहा है जो फैसले लिखते हैं। इस तरह अब हमें पता है कि आमिर फारूक साहब ने हर सूरत जाना ही जाना है सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये ऑलरेडी चीजें सेटल कर ली हैं, जो लोग करते हैं उन्होंने आपस में तय कर लिया है कि इनको उधर लेके आना है, इनकी जगह पे ये वाले चीफ जस्टिस लाने हैं। फिर उनको आज देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी एक बन गई है हाई कोर्ट के अंदर, जो जजेस की ट्रांसफर होती है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का, उसकी पोस्ट पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द पॉलिटिकली केसेस। देखिए ना, अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो ट्रायल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पॉइंट करना होता है, उससे ट्रांसफर करनी होती है। तो ये जो एग्जेक्टिव है इसका हर सूरत ये मतलब जितनी भी ये कहते हैं हर सूरत मुमकिन बनाना है कि ये वाला जो चीफ जस्टिस है वो कोई और ना हो। देखिए ये कहते हैं जी फलां सदर साहब को अचानक रात को ख्वाब आए या ख्याल आया जी कि हर सूबे से होना चाहिए। भाई जिस वक्त जस्टिस अजहर मिल्ला साहब की एलिवेशन हुई है, आर्टिकल 200 तो मौजूद था वहाँ पे। हाई कोर्ट को बने हुए 15-16 साल हो गए हैं और अभी एक दो कोई टीवी पे तबसरा करते हैं जी वो पहले 2 जज आए थे, वो पहले पीसीओ जज थे। उन्होंने उस वक्त तो हाई कोर्ट की एथेंटिसिटी जो है वो जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है उसने खत्म कर दी कि हाई कोर्ट इलीगल बनी हुई है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस आए थे उस वक्त जिस तरह काजी फाइसा एक दिन में चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने कहा जी जज कोई नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जब एक लाहौर से तो उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन अभी तो 15 साल हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सारे जजों की सीनियरिटी सेटल हो चुकी है। अब इन्होंने तमाम जितने भी जजों की सीनियरिटी उसको डिस्टर्ब कर दी है। अब अलफ आप लेते हैं जी मैं फलानी कोर्ट का जज हूँ, अब सिंध का फिर आप ये तो एक सरकारी नौकरी बना दी है कि जिसको मर्जी कोटे से बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दी, बलूचिस्तान से फिर वेयर इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपका जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रिकॉटमी ऑफ द पावर, उसको आप किधर ले गए हैं? कहते हैं जी आइन पे अमल कर लिया, आइन पे अमल करें ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से निकालें। अब आप एग्जीक्यूटिव के हाथ में सब कुछ आ गया, आइन को तबाह कर दिया गया, आइन का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आइन पे सर आप और फिर भी कह रहे हैं कि हलफ लेने की जरूरत नहीं है दोबारा, ये इस बात पे भी जरा कमेंट कर दे फिर मैं आगे चलूं। देखें अलफ तो देखें ना, इसके अंदर आइन के अंदर एम्बिग्युइटी है आर्टिकल 2 में कि सीनियरिटी किस तरह डिटरमिन होगी। इस तरह चीफ जस्टिस ने कहा जी सीनियरिटी पे मेरा कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और सबसे बड़ी कमजोरी जो है अदलिया के अंदर, अदलिया को उन्होंने कमजोर कर दिया है। इसमें देखें ना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कॉन्सेंट दे दी है, जो रिसीविंग चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब उन्होंने दे दी है, जो सेंडिंग जस्टिस आलिया नीलम है उन्होंने कंसर्ट दे दी है, फिर हाई कोर्ट पे जो सिंध है उन्होंने दे दी है बलूचिस्तान में। तो तमाम जितनी भी जुडिशियल इसका पावर है वो हम नहीं समझते कि वो आजाद है, वो हम नहीं समझते कि वो आप जो है इंडिपेंडेंट माइंड के साथ। चले सर, आजादी का तो मसला मीडिया में भी बहुत चल रहा है पैका एक्ट तरमीम के बाद, और मैं जी आसिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, सर उनसे भी प्लीज वो इंतजार करें। आसिफ साहब ये फरमाइएगा कि आपके लिए अच्छा ही हो रहा है कि 10 तारीख को आप भी निकल रहे हैं, वकला भी निकल रहे हैं, लेकिन कुछ देर कर दी आते, ये तो आप 2 महीने 3 महीने से चल रहा था ये मामला, आप इसको देखते, आप इसके ऊपर कंसल्टेशन करते, आप इसके ऊपर मजीद को तेजी लेकर आते। अब तो जब हो गया सब कुछ, चट मंगनी तो पट गया, तो वहां से भी साइन तो यहां से भी साइन, तो अब आपकी तजावीज को लेके क्या कीजिएगा?
देखें, ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है कि 2 माह पहले कोई मुसद्दा आया था और ज़राए की खबरों के ऊपर हम हुकूमत के साथ तो नहीं मामला टेकअप कर सकते। देखें, हमारे साथ वादा किया था वफाकी वज़ीर इत्तलात जो अता तारड़ हैं, उन्होंने कहा था कि मुसद्दा आपसे शेयर करने के बाद पार्लिमान में आएगा, और वो अभी भी एडमिट कर रहे हैं कि मेरी तरफ से जो है वो कोताही हुई है, वादा खिलाफी हुई है आप लोगों से कि आपके साथ शेयर किए बगैर पार्लिमान में। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि उनको खुद भी उसी वक्त पता चला है जब पार्लियामेंट में वो पेश हो गया, क्योंकि वो तो मोहसिन नकवी साहब लेके आए, वजारत दाखिला लेके आई है। तो मामला ये नहीं है कि इन्होंने कोई कानून पास करा लिया है। तो अब इस तरह तो मार्शल लॉ भी कई दफा आए हैं लेकिन बाद में खत्म हो जाते हैं, और कोई भी ऐसा कानून जिसको लोग मुस्तरद करते हैं ना, तो उसकी कभी भी पजीराई नहीं होती। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया को इन्होंने कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं दिया। ये तो बड़ी जायज सी बात होती है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए, अगर कोई कानून आ रहा है तो उनको भी सुन लिया जाए। लेकिन जिस तरह नेशनल असेंबली में अब आप देखें कि एजेंडे के बगैर बिल ये आता है और बगैर बहस के पास हो जाता है। ये जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं, बिलीव मी कि इनके 337 के ऐवान में से अगर 7 को भी पता हो कि इस बिल की कुल शिकें कितनी हैं। इसी तरह सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी जिसमें पीटीआई के चेयरमैन थे और हमें जिनसे बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने पहला वर्ड ये बोला कि इसको तो हमने आज पास करना है, और उस इजलास के लिए भी कोई मीडिया इन्वाइटेड नहीं था, और उन्होंने भी उसको 15 मिनट में पास करके जो है, ना ही फिर सेनेट में उसके ऊपर कोई बहस हुई, ना ही वहां पे JUIF के कामरान मुर्तजा साहब की कोई जो तरामीम थी उनके ऊपर बहस हुई। तो अब मामला ये है कि आप सेनेट में पूछ लें, 100 के लगभग बंदा बैठा, अगर 10 बंदे बता दें कि इस बिल की कुल शिकें कितनी है, तो ये हम समझते हैं कि ये पार्लिमान के ऊपर भी उफ्ताद पड़ी है, उनको भी नहीं पता था। लेकिन सर पहली दफा जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी और जब ये वेका अमेंडमेंट ला रहे थे, फवाद चौधरी साहब इसकी वकालत भी कर रहे थे, लेकिन वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे जिन्होंने एक्शन लिया और इस बात को फिर तरमीम जो है वो उड़ा दी। लेकिन इस वक्त तो आप ना अदलिया के पास जा सकते हैं क्योंकि वहां भी मनपसंद जजेस बैठे हैं, फैसले हम सबको पता है क्या आने हैं। तो फिर आप कितना आपका दारोमदार होगा अवाम पर, अवाम निकल कर क्या कर लेगी? कुछ तब्दील तो हो नहीं सकता, और शायद हुकूमत को ये बात पता है, इसलिए शेकिंग इन इट्स स्ट्राइड के वो कुछ भी कर सकती है। पैका एक्ट ले आए, लाहौर के 15वें नंबर के जज को दे, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में और आप कुछ नहीं कर सकते। मैम देखें, हमारी जो तारीख है ना PFUJ की, वो बड़ी ब्राइट है इस हवाले से, और हमने कभी ये नहीं देखा कि हुक्मरान ताकतवर कितने हैं या उन्होंने कौन से कानून पास कर दिए हैं या लोग कितने निकलेंगे। देखें, हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वकील, डॉक्टर, सहाफी, ये तो कोई बहुत बड़े जलसे तो हम कर नहीं सकते ना, 50-50 हजार बंदा है। तो हमारा यही है कि हम तो पहले आजादी इज़हार राय में, आजादी सहाफत में कितने पिछले नंबरों पे हैं, अब हम आखिरी नंबरों पे चले जाएंगे। हमने ये करना है कि जो भी हमारी ताकत है हम उसको लेके रोडों पे आ जाएंगे, और जो आखिरी काल होगी उसमें कोई राय नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बाहर होगी, और हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि फेक न्यूज, जिसको हम भी गटर न्यूज समझते हैं, जिसमें बाकायदा सेल बनाए गए हैं, हमारी ट्रॉलिंग होती है, हम विक्टिम हैं, हमारी ट्रॉलिंग होती है उसके अंदर, हम ये समझते हैं उसका नाम लेके ओरिजिनल सहाफियों का और ओरिजिनल न्यूज का स्पेस खत्म किया जा रहा है, उन लोगों की आवाजें बंद करने के लिए जो हुकूमत पसंद नहीं करती। अब देखें, ये जो 4 इन्होंने बॉडीज बनानी है, एक साइबर क्राइम कंट्रोल जो है एजेंसी बन रही है, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन रही है, सोशल मीडिया कंप्लेंट्स सेल बन रहा है, इसके अलावा सोशल मीडिया के वो जो कंप्लेंट काउंसिल और ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं, इसके सारे लोग हुकूमत ने अपॉइंट करने हैं। क्या ये अच्छा होता कि ये कोई पार्लिमानी कमेटी अपॉइंट करती या स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होते? इसका होता कि कम से कम 10 साल इंसानी साहब, मैं यही तो समझा रही हूँ कि ना इनको फिक्र है कि क्यों इन्होंने नहीं की, उस पे ना नदामत है और ना ही कोई पीछे जाने का रास्ता है। मैं यही तो कह रही हूँ, हुकूमत बिल्कुल इन स्ट्राइड जा रही है, वो उसको कोई नदामत नहीं है, वो आपकी तजावीज़ पे कोई ज़ेर गौर नहीं लाएगी, ना ही आपको कुछ इससे हासिल होगा। लेकिन आप प्लीज अपनी सी कोशिश कर देखिए, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब और जहांगीर जदून साहब, होपफुली हमें रिकनेक्ट करेंगे हमारे साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, PFUJ से। हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए टफ टाइम देने के लिए क्या हो रहा है, और ये जरदारी साहब इतनी जल्दी में क्यों सी चीज़ें साइन कर रहे हैं। मैं एक फरिया अजीज साहब हैं, वो लोभी को रिप्रेजेंट करती हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। चौधरी साहब, ये आपसे पूछना चाहूंगी मैं। Some legal scholar should write a paper on how petitions are made infructuous by design on public interest and human rights issues by institutional gatekeeping,
which allows an overbearing executive and a rubber stamp parliament to evade judicial checks by changing laws and policies. Sir, would you agree? वसीम चौधरी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ सही आ गया। अच्छा, घुमरो साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब से बड़ी रस्मी मुलाकात हो गई। आयाज सादिक साहब के घर पे पीपल्स पार्टी की कमेटी वहां गई हुई थी, अपनी मुलाकात करी है, मुज़ाकरात कर रही है। जो थोड़ी बहुत हमें बर्फ पिघलती हुई महसूस हुई है, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब मिले हैं, तो बर्फ पिघल गई। अब कनाल नहीं आपके वो सिंध से ले जाएंगे, कोई पानी चोरी नहीं होगा, आपने ज़राई टैक्स भी लगा दिया। अब कोई और डिमांड तो नहीं है उनकी, सारे बिल भी उनकी कहे से मंजूर कर लिए। नहीं, हम तो जो है वो जाहिर है उसके गवर्नमेंट में तो नहीं, हम कोalition पार्टनर्स हैं, और जो लेजिस्लेशन आती है हम उसको जो है वो, ये जो पेका वाला बिल आया था वो भी 8 महीने पहले आया था, हमने बड़ा गौर किया और उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमने डलवाई थी। ये पहले तो जो आया था बड़ा ड्रैकोनियन था, और इसमें जो सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल है, किसी लॉ में नहीं है कि वो काउंसिल उसको चेक करेगी उसकी वायोलेशन को, ये हमने डलवाई है। और जो ये फेक न्यूज़ का ऑफेंस नहीं है, ये फेक इन्फॉर्मेशन का ऑफेंस है। इसमें भी वो 7 से 10 साल की सज़ा प्रपोज की गई थी। इसको हमने कहा कि ये तो नॉर्मली 3 साल का होता है, उसको भी हमने कन्वर्ट कराया था, और उसमें भी हमने ये डलवाया था कि वो फेक इन्फॉर्मेशन या फॉल्स न्यूज़ जो सोसाइटी में अनरेस्ट, डिसऑर्डर और फियर और पैनिक क्रिएट करे, वो फेक होती है। अदरवाइज कोई ये इंग्रेडिएंट साबित करने होंगे। दूसरा ये कि हमने ट्रिब्यूनल कहा था कि जो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के सारे आर्डर्स होंगे वो ट्रिब्यूनल में चैलेंजेबल होंगे, और उसका अपील का राइट होगा सुप्रीम कोर्ट में। बाकी तमाम क्रिमिनल केसेस जो है वो मजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट में चलते हैं। जो 30 ऑफेंसेस हैं पेका एक्ट के तहत, वो उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो यही पूरा, और एनलिस्टमेंट ऑफ मीडिया है वो जो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी, उसमें जो है वो एनलिस्टमेंट है, और उसमें पहले पीटीए को ये नहीं था एनलिस्टमेंट का, लेकिन अभी वो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया गया है। चौधरी साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट? कहीं गलत तो नहीं कह रहे घुमरो साहब, बात ठीक कर रहे हैं? जी चौधरी साहब। जी जी जी, मैंने कहा जो बात करें घुमरो साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि मामला इतना ही सादा है? वो तो आपको 10 साल की सजा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी ना होती तो 3 साल की सजा कैसे होती? फिर आपको पता है कि जुर्माना भी, उस पर भी बहस हुई। जो कह रहे हैं जो जहर था उन्होंने इसमें निकाल दिया, 26वीं तरमीम में जो जहर था वो JUI ने निकाल दिया। तो हमारे पास तो जहर फ्री चीजें आ रही है, फिर क्या हमने एहतजाज करना है? मुझे बहुत अफसोस है, और मुझे पूरा गुमान है कि अगर पीपल्स पार्टी से पूछा जाता तो वो ज़रूर अपने साबका रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए, उनके मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ज़रूर मीडिया की हिमायत करती। लेकिन बिलीव मी, ये पीपल्स पार्टी से किसी ने कोई मुशावरत नहीं की। और अभी जो बिल पास हुआ है ना, ये पीपल्स पार्टी के अपने मंशूर के खिलाफ पास हुआ है। जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है ना, उसके अंदर जो बातें लिखी हैं उसके खिलाफ पास हुआ है। और बाकायदा इनके जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने हमें कहा है, वर्षा बीबी से हमने कहा, आपने बात नहीं, उन्होंने कहा जी हमें कहा गया था ये पास करवाना है। देखिए, मुझे मेरा एक बुनियादी सवाल है। देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है ना, सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में है। तो अफ्रीका के 2 मुल्क हैं और एक तीसरा पाकिस्तान है जो राय देने को काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बनाता है। यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। अगर ये पीपल्स पार्टी ने बनाया है तो मैं समझता हूं कि ये मेरा ख्याल है मेरे मोहतरम दोस्त को पहले अपनी लीडरशिप से पूछ लेना चाहिए कि ये अपने सर ले रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या पीपल्स पार्टी के मशवरे से बनाया गया। तो इस पे तो मुझे हैरत होगी अगर पीपल्स पार्टी ने राय दी है। पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और अभी भी पेका में आप कर कह रहे हैं 1550 शिकायत डेली आ रही है, 5,60,000 शिकायतें एक साल में FIA के पास आई हैं, और उसमें आपने पिछले साल में 22 लोगों को सजा की है। क्या होता है, आप बंदे को रात को घर से उठाते हैं, उसको धक्के मुक्के करके आप लेके आते हो, उसको बिहाइंड दी बार बना के अपने बड़ों को तस्वीर भेज देता है FIA। अगले दिन वो विक्ट्री की तस्वीर बनाता हुआ आता है। जो बंदा झूठ बोल रहा होता है उसके 5,000 फॉलोअर से 50,000 हो जाते हैं, और कोई सब बंदों की बेल होती है। और हमारे साफियों का तो 100% उसमें किसी को सजा नहीं हुई। हम ये चाह रहे थे कि हम इस गन को साफ करें। सोशल मीडिया के ऊपर जो फैला हुआ है, इसमें बंदे को पहले आप नोटिस करें,
उसको झूठा साबित करें ताकि उसके वो 5,000 फॉलोअर भी उसे छोड़ दें, ना कि वो विक्ट्री की तस्वीरें बना के 50,000 फॉलोअर जो अपने ले जाए कि पता नहीं कौन सा सच बोल दिया है कि हुकूमत इसके पीछे पड़ गई है। अफ्रीका के 2 मुल्कों के बाद पाकिस्तान तीसरा है जहां पे एफआई आ जाती है, या अभी ये आपकी जो नई एजेंसी है ये आ जाएगी कि जी आपने सोमाली कोरिया बना दिया, मतलब हम सोमाली कोरिया से भी गए गुजरे हो गए। जी, तो मैं ये समझता हूं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना ही इटसेल्फ इसके अंदर एक मेलाफाइडी एक चीज है। आप हर बंदे को पहले दिफा का मौका दें, सजा का अमल तो बाद में शुरू होता है। और राय देने के ऊपर आप इतना जब इसको कॉग्निजेबल बना रहे हैं, और अगर पीपल्स पार्टी कहती है हमारी राय पे बना है, तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब है इस बात पे। अच्छा चलें, अब जजेस की तकर्री पे आ जाते हैं, क्योंकि आप भी जाहिर है इसको मामले को एज ए सहाफी भी देख रहे हैं। चौधरी साहब, मैं चाहूंगी क्योंकि जदून साहब से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप जरा अगर थोड़ा सा अपना इस पर रोशनी डालिएगा कि 10 तारीख को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसमें 8 जजेस की तकर्री की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और ऐन मुमकिन है जिस तरह बता रहे थे हमें जदून साहब भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनका प्रमोशन हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपके सीनियर प्यूनी जज जो कि सरफराज साहब हैं, लाहौर से आए हैं, वो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो एक वकला की भी नाराज बिरादरी है जो 10 तारीख को ही निकल रही है जब आप निकल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आप दोनों एक दूसरे की मदद को आएंगे और दोनों ज्वाइन करेंगे फोर्सेस? देखें, हमारा तो अभी 10 तारीख की तो कॉल नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस है हमारी सिविल सोसाइटी के साथ, हमारा वकला के साथ, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और पूरे पाकिस्तान की जितनी हमारी सिविल सोसाइटी है उसके नुमाइंदगान के साथ, कि ये लड़ाई जो है ये पीपल ऑफ पाकिस्तान की है। ये हमारा जो बिल है वो 13 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स का बिल है, ये सिर्फ मीडिया का बिल नहीं है। इसी तरह ये एक एक करके जो स्टेट के जो पिलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर शायद एक कार्टून आपकी नजर से गुजरा हो कि किस तरीके से पहले अदलिया को जो है वो डिवाइड किया गया है। अब मीडिया के लिए जो लाज लाए गए हैं, तो ये तो शुमाली कोरिया और चाइना मॉडल की अमली शक्ल है। इसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, आज तक हम सियासतदानों को जो है वो रगेदे जाते हैं किस चीज में, कि सादिक और अमीन पे। तो अब हार्मफुल कंटेंट, अनलॉफुल कंटेंट, फेक न्यूज, इस्तेहकाम पाकिस्तान एक्सेट्रा, अब इनकी तारीफ कौन करेगा? ठीक है सर, ये है ना, तो वो बड़ा अच्छा है। वो ठीक है, गुमरो साहब करेंगे। गुमरो साहब देख रहा था। हाँ जी, क्या देख रहे थे आप सर, बताएं। ये जी, मैं ये कह रहा था कि ये 1 बाय 1 एक एक करके सबकी बारी आ रही है। और आज अगर मीडिया के ये जो 26वीं आईनी तरमीम पे अगर कौम बाहर निकलती तो ये मीडिया वाला बिल ना आता। और अभी भी ये एक अलार्म है सबके लिए, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, कि वो अपने राइट्स के लिए बाहर निकलें, वरना बहुत देर हो जाएगी। सर बहुत देर तो हो चुकी मेरा ख्याल है। अब सिर्फ फेक न्यूज क्या, अब आप सिर्फ मुस्बत रिपोर्टिंग कीजिए। जी गुमरो साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि ये क्या खोया क्या पाया आप लोगों ने? आपकी एक रेपुटेशन थी कि सिविल लिबर्टीज का आपको बड़ा ख्याल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आपको बड़ा ख्याल है, आप सबसे बड़ी जमात, ऐसी जमात जो कि क़ुव्वत बर्दाश्त रखती है क्रिटिसिज्म के लिए। क्या आप लोगों ने किया है अपने साथ? आप कहते हैं हुकूमत के साथ भी नहीं है, तमाम बिल्स उनके बगैर देखे सोचे समझे कबूल हुए चले जा रहे हैं। अब आप 10 तारीख को 8 जज की जो तकर्री करेंगे उसके ऊपर भी फैसले पहले से हो चुके हैं। मतलब क्या ये बात दुरुस्त है कि आप अदलिया से बदला ले रहे हैं या आवाम से? नहीं, अदलिया के बारे में जो तासर है बिल्कुल गलत है। ये अपॉइंटमेंट्स जो है वो जुडिशल कमीशन ही करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट पहले भी हुई हैं, अभी भी हुई हैं। और ये जो इम्प्रेशन है कि एग्जीक्यूटिव का रोल ज़्यादा हो गया है, भाई हमारे तो जो है वो 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं, 2 अपोजिशन के हैं और 2 जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के हैं, वो भी पार्लियामेंट से आए लोग हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी हमने ख़त्म कर दी। आप वो कंपोजिशन ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ और कमीशन वो सेम ही है। और पूरे कहाँ दुनिया में होता है कि जजेस अपने आप अपॉइंट करें और अपने आप को रिमूव करें? किस मुल्क में है? इंडिया में ये है, ये कोई इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, जो भी सिस्टम हमारे साथ मिलते हैं वहाँ जजेस में गवर्नमेंट का किरदार होता है। यहाँ तो गवर्नमेंट का भी नहीं है, पार्लियामेंट है। अमेरिका में तो मोस्ट ऑफ द जजेस जो नीचे अपील जजेस होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। यहाँ तो वोट से इनको तकलीफ है, वोट को बुरा समझते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट है। अमेरिका में तो जजेस इलेक्ट होते हैं। तो ये अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंट जजेस नॉमिनेट करता है। सभी कहते हैं कि ये तो रिपब्लिकन लीनिंग्स का जज है, ये डेमोक्रेटिक लीनिंग्स का है। यूके में जो है वो कमीशन है इलेक्शन ऑफ जजेस के लिए, उसमें लॉर्ड चांसलर जो लॉ मिनिस्टर है
इस्लामी महीना शाबान है, इसके बाद रमज़ान है, जो होना है इसी के बीच में होना है। और ये फरवरी का महीना जो पिछले जो 2 तारीख हैं 8 और 10, इसमें जो होगा वो सेट करेगा टोन ऑफ द कमिंग फ्यू मंथ्स, और वो सेट करेगा टोन ऑफ द गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी। और इसमें अगर लेजिटिमेसी में कामयाब हो जाती है हुकूमत इस पूरी परफॉर्मेंस के बावजूद, तो फिर वी आर एट अ लॉस एंड दे आर एट अ गेन। थैंक यू वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम। वी विल सी यू टुमारो।